प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और एम लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित पॉलिटी की एक और क्लास आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान का भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 3। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। आप सभी को गुड इवनिंग। रेनू जी गुड इवनिंग। तारिफ, नूर हसन जी, सरिता, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए और इन क्लासेस को शेयर किया कीजिए अपने सर्कल में, दूर दूर तक फैलाइए। काफ़ी लाभकारी कक्षाएं हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों। पारुल जी गुड इवनिंग। चाल सर वॉइस स्लो है, ओके, अब शायद आवाज़ बेहतर आ रही होगी। दिव्यांशी, सागर, शंकर जी, डोली शर्मा गुड इवनिंग। रेनू, आप सभी को गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं यानी कि राज व्यवस्था, और लक्ष्मीकांत बुक यानी एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम जो है पॉलिटी को पढ़ रहे हैं अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए, विशेष रूप से मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। विशाल, डोली, सरिता, रोशनी, शिवम, शंकर, प्रीतम, अनुराधा, शिवांगी। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी प्राथमिक परीक्षा के लिए भी और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी। आर्टिकल 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं वो हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A। और ये सभी जो हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों में इनको शामिल किया जाता है। और कुल मिलाकर आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 22 है। ठीक है बच्चों, 22वीं क्लास आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी की यानी राज व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है बच्चों, अभी वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें स्वतंत्रता के 6 अधिकार शामिल हैं, 6 अधिकार। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के 6 अधिकार, 6 राइट्स जो हैं वो शामिल हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन मौलिक रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 7 अधिकार होते थे। 7वां अधिकार कौन सा था जो अभी नहीं है इसमें? वो था संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसको जो है हटा दिया गया था। ये अधिकार जो था ये 19(1)(f) में था। ठीक है बच्चों, और इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था यहां से 1978। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में इसको हटा दिया गया था यहां से 19(1)(f) को। और वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के टोटल 6 राइट्स जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। उनको 1 बाय 1 हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है बच्चों, फोकस करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आर्टिकल 19 में जो अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। यानी ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों को, ये राज्य के विरुद्ध लागू हैं। राज्य इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, इंडियन स्टेट उल्लंघन नहीं कर सकता। और इंडियन स्टेट क्या है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में दी गई है स्टेट की डेफिनेशन। तो वहां पे जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में, वही डेफिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगी।
राज्य के विरुद्ध ये अधिकार जो है प्राप्त हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में जो है ये अधिकार, आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं स्वतंत्रता के अधिकार, ये प्राप्त नहीं है, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि ये अधिकार किन को प्राप्त हैं। भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, क्या ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो यहाँ पे देखते हैं कि ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और इसके अलावा कंपनी के शेयर धारकों को प्राप्त हैं। किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलते हैं ये अधिकार और भारत के नागरिकों को मिलते हैं। यानी विदेशियों को ये अधिकार नहीं है और ना ही लीगल पर्सन्स को ये अधिकार है। यानी कि कानूनी व्यक्तियों को भी ये अधिकार नहीं है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, और विदेशियों को, फॉरेनर्स को, फॉरेन नेशनल्स को भी ये अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को और कंपनियों के शेयर होल्डर्स को। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये अधिकार जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इनकी कोई सीमा आरोपित नहीं की जा सकती। राज्य को यह अधिकार है कि वो तर्कसंगत सीमाएं लगा सकता है इन अधिकारों के ऊपर, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्टेट के द्वारा लगाई जा सकती हैं इन अधिकारों के ऊपर। आर्टिकल 19 की हम विशेष रूप से इस समय बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार हैं वे एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर सीमा आरोपित की जा सकती है और राज्य जो है जिसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है वो तर्कसंगत सीमाएं आरोपित कर सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, जब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आरोपित की जा सकती हैं तो किस आधार पर की जाएंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस आधार पर की जाएंगी? तो इसमें दिया गया है कि केवल इसी अनुच्छेद में लिखे गए आधारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही तो अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही वे आधार भी दिए गए हैं जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर तर्कसंगत सीमाएं लगा सकता है राज्य। क्लियर है बच्चों? उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं को पढ़ते हुए चलेंगे तो उनमें से प्रत्येक स्वतंत्रता पर जिन आधारों पर तर्कसंगत प्रतिबंध राज्य लगा सकता है उन आधारों को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है बच्चों? केवल इसी अनुच्छेद में यानी कि आर्टिकल 19 में आधार दिए गए हैं, उनके आधार पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तर्कसंगत सीमाएं लगा सकता है राज्य। यहां तक बच्चों क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता के, 6 राइट्स, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जो अधिकार है उसको देखते हैं पहले। वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? जी बिल्कुल, शेयर धारक वही होते हैं जो किसी कंपनी के छोटे 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 मालिक होते हैं। कंपनी का बहुत ही छोटा सा शेयर उन्होंने खरीदा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, शेयर होल्डर्स यानी कि मालिकाना हक में उनका शेयर होता है। शेयर बहुत ही छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा भी हो सकता है। आर्टिकल 19(1)(a) को देखते हैं। इसमें बात की गई है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं।
प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है, ये तो बात हम कर ही चुके हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार हैं वे सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। और इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है कि किसी भी माध्यम से नागरिक अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को और अपने विश्वासों को व्यक्त कर सकता है, या तो वो बोलकर, या तो वो लिखकर, या तो वो प्रसारित करके अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, स्पीच को, एक्सप्रेशन को, कन्विक्शंस को वो जाहिर कर सकता है, कोई भी भारत का नागरिक। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ ही कंपनीज के शेयर होल्डर्स। तो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी माध्यम से अपने विचारों, मान्यताओं और विश्वासों को व्यक्त कर सकता है, उसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। अब बात इतनी सी है, लेकिन इसके बाद जो है जब न्यायालय ने इस अनुच्छेद को पढ़ा और इसकी व्याख्या की तो कई सारे अधिकारों को इसमें शामिल कर लिया गया। ऐसा बोला न्यायालय ने कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है और इसमें कई सारे अधिकार शामिल हैं। तो उनमें से कुछ अधिकारों की चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसके अलावा भी कई अधिकार हैं जो न्यायालय ने कहा है कि वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं। ठीक है बच्चों। तो अनेक अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है, अनेक अधिकार जो हैं शामिल हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस को इसमें शामिल बताया गया है न्यायालय के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल है आर्टिकल 19(1)(a) में। इसके अलावा व्यावसायिक विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन देने जो आप अक्सर देखते होंगे टीवी पे या सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, तो व्यावसायिक विज्ञापन देने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज जो हमारा है उसे फहराने का अधिकार। इसके अलावा सरकारी गतिविधियों की जानकारी रखने का अधिकार, यानी हम एक लोकतंत्र में रहते हैं तो नागरिकों के रूप में हमें यह अधिकार है कि हमारी सरकार जो कर रही है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो। तो ये जो अधिकार है सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों। ये सूची काफी लंबी है, इसमें और भी कई सारे अधिकार शामिल हैं। आपकी बुक एम लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, वहां से आप जरूर पढ़ना उसको और उन पे विचार करना। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि तर्क संगत प्रतिबंध क्या क्या लगाए जा सकते हैं इस अधिकार पर। ये जो अधिकार है यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या लगाई जा सकती हैं। और सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहाँ दी गई हैं। आर्टिकल 19(2) में दी गई हैं, यानी आर्टिकल 19 का ही भाग है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी, और ये दी गई हैं आर्टिकल 19(2) में। ठीक है बच्चों। अनुच्छेद 19(1)(a) में जो अधिकार दिए गए हैं उन पर जो तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं वे दिए गए हैं अनुच्छेद 19(2) में। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं कि किन किन आधारों पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक है राज्य की सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पर। संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, या कहें कि संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए। लोक व्यवस्था के नाम पर, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की स्थापना के उद्देश्य से। न्यायालय की अवमानना को रोकने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, एक आधार ये हो गया। इसके अलावा विदेशों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए। इसके अलावा भी कुछ आधार हैं। ठीक है बच्चों। तो बात महत्वपूर्ण यह है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में जो अधिकार दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत अनेक अधिकार शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि इन अधिकारों पर जो तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं
वो भी आर्टिकल 19 में ही दिए गए हैं, आर्टिकल 19(2) में। ठीक है बच्चों। और वे जो आधार हैं उसमें है राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना को रोकना और विदेशों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करके रखना। ये बात क्लियर है बच्चों आपको? हमने स्वतंत्रता का एक अधिकार समझा, किस किस को प्राप्त है ये समझा, उस अधिकार का जो दायरा न्यायालय ने व्यापक बनाया है उसमें कौन कौन से नए अधिकार शामिल किए हैं वो समझा, और उस अधिकार पर क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं वो समझा। ठीक है बच्चों। इसी पैटर्न पर हम इन 6 के 6 अधिकारों को 1 बाय 1 देखेंगे जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, यानी राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार या शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। ठीक है बच्चों। बिना शस्त्रों के, पब्लिक लैंड पर, यानी सरकारी भूमि पर। तो इसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में। अनुच्छेद 19(1)(b), 19(1)(b), इसके अंतर्गत जो अधिकार है वो है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों। इसमें क्या क्या कंडीशन है? एक तो ये है कि शांतिपूर्ण एकत्र होना, ये अधिकार है। ठीक है बच्चों। बिना हथियारों के, हथियारों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, बिना हथियारों के एकत्र होना ही अधिकार है। अस्त्र शस्त्र लेके एकत्र होना जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा ये जो सम्मेलन हो रहा है, शांतिपूर्ण सम्मेलन बिना हथियारों के, ये सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, ये किसी की निजी संपत्ति पर नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक भूमि पर, पब्लिक लैंड पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप कर सकते हो, लेकिन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं आप घुस सकते हो। ठीक है बच्चों। और इसी के अंतर्गत आता है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, और जुलूस निकालने का अधिकार, यानी प्रोसेशन निकालने का अधिकार। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है जो दी गई है आर्टिकल 19(1)(b) में। इसके अंतर्गत शांतिपूर्ण एकत्र होना एक फंडामेंटल राइट है, बिना हथियारों के आप एकत्र होना चाहिए, सार्वजनिक भूमि का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, प्रदर्शन व जुलूस भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का जो अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। राइट टू स्ट्राइक शामिल नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस अधिकार पर क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये जो अनुच्छेद 19(1)(b) में जो अधिकार है उस पर जो तर्कसंगत प्रतिबंध की बात हो रही है वो अनुच्छेद 19(3) में दिए गए हैं, 19(3) में। ठीक है बच्चों। तर्कसंगत प्रतिबंध क्या है वो देख लेते हैं, कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। 2 आधारों पर लगाए जा सकते हैं तर्कसंगत प्रतिबंध। एक तो हो गया संप्रभुता और अखंडता, यानी सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों। और दूसरा है लोक व्यवस्था, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इन 2 आधारों पर जो है यहां पे लगाया जा सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस अधिकार पर, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है ना, इसी में आता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं।
ठीक है बच्चों। पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था स्थापित रखने के लिए जिस क्षेत्र में शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, भारत के नागरिक, तो वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के आधार पर भी, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट आएगा लोक व्यवस्था के अंदर। ठीक है बच्चों, तो लोक व्यवस्था के अंदर का आ जाएगा ट्रैफिक मैनेजमेंट, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रावधान हैं जिनके आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 141 के अंतर्गत, आईपीसी के सेक्शन 141 के अंतर्गत जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? और इसके अलावा एक कंडीशन यहां पे और है, वो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है उसके सेक्शन 144 के अंतर्गत, सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत भी शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार जी प्रणाम। ठीक है बच्चों, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धारा 141 के अंतर्गत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 के अंतर्गत निश्चित प्रक्रिया का पालन करके निश्चित अथॉरिटी के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(b) में दिए गए अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(c) में कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। संघ बनाने का अधिकार यानी कि फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एसोसिएशन, एसोसिएशन या यूनियन या कहें कि कोऑपरेटिव बॉडीज एस्टेब्लिश करने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 19(1)(c) में दिया गया है संघ बनाने का अधिकार। तो इसमें क्या क्या आता है इस अधिकार में, ये देख लेते हैं एक बार। सभा बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ठीक है बच्चों, यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार इसमें शामिल है। क्लियर है बच्चों? अब आप मुझे बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19(1)(c) में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था कि वो सहकारी समितियां स्थापित करें। सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना करना, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार बना एक संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियों से संबंधित है। जल्दी बच्चे बताएंगे सभी, जो पढ़ाकू बच्चे हैं जैसे कि आप सभी हैं, बताइए सहकारी समितियां जो है किसके अंतर्गत जोड़ी गई? भारत के संविधान में 97वां यानी कि 97th संविधान संशोधन अधिनियम जब किया गया वर्ष 2011 में। ठीक है बच्चों, 97वां संशोधन अधिनियम 2011, उसके माध्यम से आर्टिकल 19(1)(c) में संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया? उसमें ऐड किए गए कुछ शब्द और भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार,
कि वो सहकारी समितियां स्थापित कर सकते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर है बच्चों? अब जो ये जो एसोसिएशन है और यूनियन है जिनको एस्टेब्लिश करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो इसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल की स्थापना भी एक मौलिक अधिकार है। कंपनी की स्थापना करना, समितियों की स्थापना करना, सहकारी समितियां भी शामिल। इसके अलावा साझा फर्म, पार्टनरशिप फर्मों की स्थापना करना। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करना, संगठन, और ट्रेड यूनियनों की स्थापना करना भी अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों? तो राजनीतिक दल भी इसके अंतर्गत आते हैं, कंपनियां, समितियां, पार्टनरशिप फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों? अब देख लेते हैं कि कौन से तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं इस मौलिक अधिकार पर, इस फंडामेंटल राइट पर, यानी आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत संघ बनाने के अधिकार पर कौन कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कौन कौन से तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों? और ये कहाँ दिए गए हैं? ये दिए गए हैं अनुच्छेद 19(4) में, अनुच्छेद 19(4) में, आर्टिकल 19(4) में, अनुच्छेद 19(4) में कौन कौन से तर्कसंगत प्रतिबंध हैं, किस आधार पर लगाए जा सकते हैं। 3 आधार दिए गए हैं इस अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है बच्चों? एक है संप्रभुता और अखंडता, भारत की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी की सुरक्षा करना। दूसरा है लोक व्यवस्था, यानी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। और तीसरा है नैतिकता, मोरालिटी। इन 3 आधारों पर अनुच्छेद 19(1)(c) में दिए गए अधिकार, यानी कि संघ बनाने के अधिकार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये जो तर्कसंगत प्रतिबंध की बात की गई है और तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने के जो आधार दिए गए हैं, वो आधार दिए गए हैं अनुच्छेद 19(4) में। ठीक है बच्चों? ये क्लियर हुआ आपको? लेकिन यहीं पे फिर कोर्ट ने एक काफी महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये है कि ट्रेड यूनियन की स्थापना एक मौलिक अधिकार है। आपने यहां देखा कि ट्रेड यूनियन की स्थापना करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू स्ट्राइक भी मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों? और इसके अलावा ट्रेड यूनियन को राइट टू इफेक्टिव बार्गेन है, ऐसा भी नहीं है, यानी कि मोलभाव करने का अधिकार भी नहीं है, मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों? और लॉकआउट डिक्लेयर करने का अधिकार भी नहीं है ट्रेड यूनियन को एक मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है बच्चों? मौलिक अधिकार की बात हो रही है। ट्रेड यूनियन का मौलिक अधिकार नहीं है कि वो स्ट्राइक करे। ठीक है बच्चों? ट्रेड यूनियन के माध्यम से राइट टू इफेक्टिव बार्गेन भी एक मौलिक अधिकार नहीं है, और ट्रेड यूनियन के माध्यम से राइट टू लॉकआउट डिक्लेयर करना ये भी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों? ये बात क्लियर हुई आपको? यानी कि ट्रेड यूनियनों को गारंटीड अधिकार प्राप्त नहीं है, ये वाले जिनकी चर्चा हम लोगों ने की यहां पे। ट्रेड यूनियनों को गारंटीड अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है ट्रेड यूनियनों के माध्यम से भारत के नागरिकों को। कौन से? राइट टू स्ट्राइक का, राइट टू इफेक्टिव बार्गेन का, और राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट का। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर हुई आपको? सर RWA की ऑनलाइन क्लास से PCS क्लियर हो हैं, थैंक यू सर। बच्चों पढ़ते रहिए, क्लासेस में तो ज्ञान ही है, ज्ञान लीजिए, सक्सेसफुल हो जाइए, इसमें क्या बात है। ज्ञान तो आपको किसी भी सोर्स से प्राप्त हो सकता है, जहां से भी ज्ञान मिले बटोर लीजिए और अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाइए उस ज्ञान को। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(d। इसमें है अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी बिना किसी बाधा के भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण करने की स्वतंत्रता, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता, एक ही राज्य के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 19(1)(d), अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या अधिकार हैं भारत के नागरिकों को। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में, यानी भारत की जो पूरी टेरिटरी है उसके अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो या राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, ये जो है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, और इस अधिकार को देने के पीछे उद्देश्य क्या था भारत के संविधान निर्माताओं का? उद्देश्य ये था कि भारत को एक यूनिट माना जाए, नागरिक के लिए भारत एक यूनिट है। नागरिक चाहे उत्तर भारत के किसी राज्य में रहता हो या दक्षिण भारत के किसी राज्य में रहता हो, नागरिक के लिए भारत एक यूनिट है, वो भारत में कहीं भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इंडिया इज वन यूनिट फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए। अब देख लेते हैं कि अबाध संचरण की स्वतंत्रता जो है उसके दो भाग हैं। ठीक है बच्चों, एक तो है कि भारत के अंदर अबाध संचरण करने का अधिकार, यानी कि आंतरिक संचरण, यानी कि इंटरनल लेवल पे भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार। ठीक है बच्चों, ये तो आप देख ही रहे हो, ये आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में। और अगर और ज्यादा स्पेसिफिक बात करें तो आर्टिकल 19(1)(d) में है। ठीक है बच्चों, आंतरिक संचरण यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, यानी कि आर्टिकल 19(1)(d) में है। लेकिन अबाध संचरण का एक दूसरा भी डायमेंशन है, और दूसरा डायमेंशन है विदेश जाने का अधिकार और विदेश जाकर वापस अपने देश लौटने का अधिकार। ठीक है बच्चों, यानी अबाध संचरण, फ्री मूवमेंट की दो डायमेंशन है, इंटरनल लेवल पे अबाध संचरण और देश के बाहर जाने का अधिकार और वहां से अपने देश लौट कर आने का अधिकार। ठीक है बच्चों, तो ये जो डायमेंशन है इसकी कि विदेश जाना, यानी कि विदेश जाने का अधिकार और वापस लौटकर आने का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल आगे आज ही की क्लास में, उसको जब न्यायपालिका ने उसकी व्याख्या की और उसके स्कोप को एनलार्ज किया, एक्सपेंड किया, तो वहां पे फिर जुडिशरी ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है विदेश जाने का अधिकार और विदेश जाकर वापस लौटने का अधिकार। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? यानी अबाध संचरण के दो डायमेंशन हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो आर्टिकल 19(1)(d) के अंतर्गत है और एक्सटर्नल जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसा कि माननीय न्यायालय ने अपने किसी महत्वपूर्ण फैसले में बताया है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किस पर? आर्टिकल 19(1)(d) के अंतर्गत दिए गए अबाध संचरण के अधिकार पर क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो तर्कसंगत प्रतिबंध और इनके आधार दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आर्टिकल 19(5) में, आर्टिकल 19(5) में। क्लियर है बच्चों? क्या क्या आधार हैं? दो आधार हैं यहाँ पे। एक तो है सामान्य जनता के हित में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, सामान्य जनता के हित में
अबाध संचरण की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और जो दूसरा है वो है किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, यानी किसी शेड्यूल्ड ट्राइब किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के हितों की रक्षा के लिए। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जो जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्रित हैं और उनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पारंपरिक व्यवसाय होते हैं। तो उनकी कल्चर जो है, उनकी भाषा, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, खान पान, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो। इसलिए जो है जनजातीय क्षेत्रों में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि जनजातियों के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वो डिस्टर्ब ना हो और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर उनका शोषण ना हो और उनकी संस्कृति जो है वो प्रिजर्व रहे, उसका संरक्षण वो कर सकें। ठीक है बच्चों। तो किसी भी जनजाति, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए जनजाति क्षेत्रों में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? तो तर्कसंगत प्रतिबंध जो लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 19(1)(d) के अंतर्गत, यानी अबाध संचरण की स्वतंत्रता के अधिकार पर, उसके दो आधार हैं। एक है सामान्य जनता के हित में और दूसरा जो आधार है वो है किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, ताकि उनका शोषण न हो सके किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। तो ये आपने समझ लिया। अब अगली डायमेंशन चलते हैं। अनुच्छेद 19(1)(e), अनुच्छेद 19(1)(e), इसमें दिया है निवास करने और बसने का अधिकार, यानी कि राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू सेटल। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। ठीक है बच्चों, निवास करने और बसने में थोड़ा फर्क होता है, उस पर अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अधिकार है वो है निवास करने और बसने का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(e) के अंतर्गत, आर्टिकल 19(1)(e) के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल है इस अधिकार में। यहां पे दो बातें हैं। एक तो है निवास करने का अधिकार, और निवास का अर्थ होता है अस्थायी रूप से रहना, और दूसरा है बसने का अधिकार। बसने का अर्थ होता है स्थायी रूप से रहना। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस है रेजिडेंस में और सेटल हो जाने में, ये डिफरेंस है। और दोनों का ही फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 19(1)(e) के अंतर्गत। निवास करने का भी और बसने का भी अधिकार है नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बात हो रही है अस्थायी रूप से निवास का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल है, और इसके अंतर्गत शामिल है स्थायी रूप से बसने का अधिकार। स्थायी रूप से बसने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और अस्थायी रूप से निवास करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। क्लियर है बच्चों? और इसका उद्देश्य क्या था जब ऐसा किया भारत के संविधान निर्माताओं ने? वो चाहते थे कि नागरिकों के लिए देश के अंदर जो आंतरिक बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। देश के अंदर जो आंतरिक बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं नागरिकों के लिए, ताकि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले, आपस में मिलजुल कर रहने को बढ़ावा मिले, एक देश के नागरिक के रूप में नागरिक एक दूसरे से जुड़ें। ठीक है बच्चों, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य जो था वो था आंतरिक बाधाएं समाप्त हो जाएं नागरिकों के लिए और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले, यानी राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिले, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए गए हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही,
इस मौलिक अधिकार पर, यानी कि निवास करने और बसने के अधिकार पर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उस पर क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये जो प्रतिबंध हैं, तर्कसंगत प्रतिबंध, ये 19(5) के अंतर्गत दिए गए हैं, आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, यहां पर भी आधार जो हैं दो ही हैं जिनके आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। एक तो है सामान्य जनता के हितों में, और दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई। यानी सामान्य जनता के हितों में तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये अनुसूचित जनजाति वाली जो बात है, इसका जो लॉजिक है, इसका जो कारण है, वो वही है जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी आर्टिकल 19(1) के केस में, कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहर का कोई व्यक्ति न आ जाए निवास करने के लिए या बसने के लिए, और इस प्रक्रिया में जनजातियों की जो अपनी संस्कृति है उसको नुकसान न पहुंचे और जनजातियों का शोषण न हो। इसके लिए जो है इस आधार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं निवास और बसने के मौलिक अधिकार पर। क्लियर है बच्चों ये बात आपको। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रकार के लोगों के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ क्षेत्र कुछ प्रकार के लोगों के लिए प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो कुछ प्रकार के लोगों के लिए, डिफाइन किया जाएगा कि किन लोगों के लिए, कुछ प्रकार के लोगों के लिए निवास करने और बसने के संदर्भ में प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। और वे कौन लोग हो सकते हैं? वे हो सकते हैं जैसे कि वैश्याएं यानी प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है बच्चों, वैश्याएं यानी प्रोस्टिट्यूट्स, और आदतन अपराधी यानी हैबिचुअल ओफेंडर्स। हैबिचुअल ओफेंडर्स, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, और हैबिचुअल ओफेंडर्स यानी जो बार बार अपराध करते हैं, आदतन अपराधी, जिनको अपराध करने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह के लोगों के लिए निवास करने और बसने के अधिकार पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, और कुछ क्षेत्र जो है इन लोगों के लिए प्रतिबंधित किए जा सकते हैं निवास करने के उद्देश्य से और बसने के उद्देश्य से। तो ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको। आर्टिकल 19(1) हमने क्लियर किया, समझ लिया बच्चों। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जितने भी अधिकार हम पढ़ रहे हैं एक एक स्लाइड में, उसमें हम सेम पैटर्न फॉलो करके चल रहे हैं। इससे आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। पैटर्न सीधा सा है कि उस अधिकार में क्या डिटेल है, कैसे उस अधिकार को डिफाइन किया गया है, क्या उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने या किसी अन्य न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण बात कही है उस अधिकार के संदर्भ में, या उस अधिकार पर लगाए जाने वाली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड जो है ये सभी एक ही पैटर्न पर बनी हुई स्लाइड हैं, और जब आप इनको प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से स्टडी करोगे तो ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाने वाली हैं। आप भूलोगे नहीं इनको, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ई के बाद एफ आता है, ये आप जानते हैं। तो यहां पे जब मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 44वां संविधान संशोधन जब तक लागू नहीं हुआ था 1979 तक, एक अधिकार और था अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम अनुच्छेद 19(1) पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19(1) क्लियर है बच्चों? ये आई हमारी अगली स्लाइड, और इसमें अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1) एफ नहीं बच्चों, ये जी है, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये है जी। क्लियर है बच्चों?
व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। अब देखते हैं कि इस अधिकार के अंतर्गत क्या क्या डिटेल है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। नागरिकों को व्यवसाय करने, पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार उनको दिया गया है। कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी प्रोफेशन अपनाएं और किसी भी ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएं, ये मौलिक अधिकार है, नागरिकों का फंडामेंटल राइट है। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं कि इस अधिकार पर क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाई जा सकती हैं। तर्कसंगत प्रतिबंध, और तर्कसंगत प्रतिबंध जो है वो दिए गए हैं 19(6) में, आर्टिकल 19(6) में। किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं तर्कसंगत प्रतिबंध, वो देख लेते हैं। एक आधार है सामान्य जनता के हित में, सामान्य जनता के हित में। दूसरा जो है, राज्य क्या कर सकता है कि वो आवश्यक व्यावसायिक व तकनीकी योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। ठीक है बच्चों, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई किसी व्यवसाय को अपनाए इसके लिए राज्य जो है कुछ मिनिमम कंडीशन तय कर सकता है। राज्य जो है आवश्यक यानी कि नेसेसरी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो है वो निर्धारित कर सकता है। क्लियर है बच्चों? सामान्य जनता के हित में इस अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य को यह अधिकार है कि वह इन व्यवसायों के, इन पेशों के और इन व्यापारों के संदर्भ में आवश्यक व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, यानी इन आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक योग्यताओं को धारण करने वाला नागरिक ही इन व्यवसायों या पेशों को अपना सकता है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अधिकार जो है राज्य को भी प्राप्त है, राज्य को भी यह अधिकार प्राप्त है। राज्य यानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 वाला राज्य, राज्य को भी यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यवसाय को कर सकता है, किसी भी उद्योग में इन्वॉल्व हो सकता है। और राज्य को यह भी अधिकार है कि वो राज्य के एकाधिकार की स्थापना कर ले, यानी किसी विशेष पेशे में, किसी विशेष व्यवसाय में राज्य घोषित कर दे कि ये तो मेरा एकाधिकार है और कोई भी नागरिक जो है मेरे अलावा इस कार्य को करेगा नहीं, इस पेशे में शामिल होगा नहीं, इस बिजनेस में शामिल होगा नहीं। क्लियर है बच्चों? राज्य को भी यह अधिकार प्राप्त है, यानी इंडियन स्टेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो व्यवसाय कर सकता है, और राज्य को यह भी अधिकार है कि वो उस व्यवसाय में अपना एकाधिकार स्थापित कर सकता है। हो सकता है वो उस बिजनेस के केस में नागरिकों से कंपटीशन करे, हो सकता है कि वो नागरिकों का प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दे उस बिजनेस में, और उस बिजनेस में मोनोपोली यानी एकाधिकार एस्टेब्लिश कर दे सिर्फ राज्य का, कि ये कार्य तो सिर्फ राज्य ही करेगा, ये बिजनेस कोई नागरिक नहीं करेगा, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आर्टिकल 19(1)(g) का जो अधिकार है, 19(1)(g), ये राज्य को भी प्राप्त है, और राज्य को किसी व्यवसाय में, किसी उद्योग में, किसी पेशे में अपना एकाधिकार स्थापित करने का भी अधिकार है। और एक बात और है, उसका जो एकाधिकार अगर वो स्थापित करता है तो उसके लिए किसी को स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको जस्टिफाई करने की भी आवश्यकता नहीं है किसी को। क्लियर है बच्चों? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सी और इंटरेस्टिंग सी बात हुई। अब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, अनुराधा भसीन मामला, अनुराधा भसीन मामला वर्ष 2020, अनुराधा भसीन मामला वर्ष 2020। ठीक है बच्चों, 2020। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना भी एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है।
इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना भी एक फंडामेंटल राइट है। और इसी से ये बात भी निकल के आई थी कि किसी क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता जो है वो स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं की जा सकती। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो ए राइट। ठीक है बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट की उपलब्धता जो है वो एक मौलिक अधिकार है। क्लियर है बच्चों। और ये बात निकल के आई थी अनुराधा भसीन मामले में। अनुराधा भसीन मामला वर्ष 2020 सुप्रीम कोर्ट। इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना मौलिक अधिकार है। यानी ये समझिए कि इंटरनेट की उपलब्धता भी एक मौलिक अधिकार है। सरकार जो है किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से इंटरनेट की उपलब्धता को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। इंटरनेट एक्सेस को परमानेंटली बैन नहीं कर सकती है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपने आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार थे वो सभी आपने देख लिए। क्लियर है बच्चों। बच्चों इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट रिचार्ज करवाएगी, सरकार इंटरनेट सबके रिचार्ज करवाएगी, ये बात नहीं है। बात यह है कि इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी रहेगी। रिचार्ज तो नागरिकों को खुद ही करवाना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के जो 6 अधिकार आते हैं वो हमने आराम से तसल्ली से देखे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 20 को देखते हैं। अनुच्छेद 20, ये भी स्वतंत्रता का ही अधिकार है। अनुच्छेद 20, इसको क्या नाम दिया गया है, क्या हेडिंग दिया गया है, वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्लियर है बच्चों। इसको कैसे समझें? किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को मनमाने या अतिरिक्त दंड से संरक्षण दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत 3 बातें हैं जिससे आप पूरी तरह से समझ जाओगे इसको। वो अगली स्लाइड में हम उन 3 बातों को देखेंगे। यहां आप बेसिक ये समझिए कि क्या हेडिंग है अनुच्छेद 20 का। वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत ये किया गया है कि किसी भी अभियुक्त को या दोषी करार व्यक्ति को मनमाने या अतिरिक्त दंड से संरक्षण दिया गया है। और ये संरक्षण कैसे दिया गया है वो हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है बच्चों। और ये अधिकार किस किस को प्राप्त है ये देख लेते हैं। ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, और ये अधिकार जो है वैधानिक व्यक्तियों को भी प्राप्त है, यानी लीगल पर्सन्स को ये भी प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है आर्टिकल 20, विदेशियों को प्राप्त है आर्टिकल 20, और वैधानिक व्यक्तियों यानी लीगल पर्सन्स को भी उपलब्ध है आर्टिकल 20। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कौन सी 3 बातें हैं आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करती हैं भारत के नागरिकों को, विदेशियों को और कानूनी व्यक्तियों को, यानी वैधानिक व्यक्तियों को, लीगल पर्सन्स को। ठीक है बच्चों, इसमें पहली जो बात है वो ये है, दूसरा जो प्रावधान है वो ये है, और तीसरी जो बात है वो ये है। पहला ये है कि भूतलक्षी विधि अधिनियमित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भूतलक्षी जो विधि है उसको अधिनियमित करने का प्रतिषेध किया गया है राज्य के द्वारा, यानी विधायिका के द्वारा। भूतलक्षी विधि क्या होती है बच्चों, कोई बच्चा जानता है? ऐसी विधि जो किसी बैक डेट से लागू की जाती है।
ये बोल दिया जाता है कि ये विधि आज बनाई जा रही है, लेकिन ये जो है 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। ऐसी विधि को बोलते हैं भूतलक्षी विधि, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ या रेट्रोएक्टिव लॉ। भूतलक्षी विधि को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। एक ऐसा लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है। ठीक है बच्चों, एक ऐसा लॉ जो रेट्रोएक्टिव है, यानी कि जो पास्ट की किसी तारीख से लागू होता है, उसमें लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए 3 तरह से कानून इंप्लीमेंट होते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू होता है, जिस दिन उसके अंतर्गत रूल्स रेगुलेशंस नोटिफाई कर दिए जाते हैं तो वो इंप्लीमेंट हो जाता है, यानी विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से लागू होना। एक हो गया कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होना, यानी भविष्य में किसी तारीख से लागू होना। कानून पास किया गया आज, उसके रूल्स रेगुलेशन नोटिफाई हो गए, लेकिन कानून में ही लिखा हुआ है कि वो जो है 3 महीने बाद इस तारीख से लागू हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे भविष्य लक्षी कानून। जैसे यहां बोला गया भूतलक्षी कानून, ऐसा कानून जो बैक डेट से लागू होता है। और भविष्य लक्षी कानून यानी जो भविष्य की किसी तारीख से लागू होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रोस्पेक्टिव लॉ उसको बोलते हैं जो भविष्य की किसी तारीख से लागू होता है, और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ उसको बोलते हैं जो पास्ट की किसी तारीख से लागू होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या है कि क्रिमिनल मैटर्स में, आपराधिक मामलों में कोई भी विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती जो भूतलक्षी हो, यानी जो किसी बैक डेट से लागू होता हो। क्लियर है बच्चों? अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है अगर ऐसा हो जाए तो? आप ये मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने आज एक अपराध किया या कोई कार्रवाई की, कोई गतिविधि की जो आज किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद किसी विधायिका ने एक कानून बना दिया जिसके अंतर्गत वो गतिविधि जो आज की गई वो अपराध हो गया। ठीक है, और उस कानून में लिख दिया गया कि ये कानून जो है 2 सप्ताह पहले से लागू होगा, यानी आज जो गतिविधि की गई जो अपराध नहीं है किसी भी कानून के अंतर्गत, अगर 1 सप्ताह के बाद एक भूतलक्षी कानून लागू कर दिया गया तो वो गतिविधि अपराध बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 20 के प्रावधान 1 के अंतर्गत नागरिकों को, विदेशियों को और कानूनी व्यक्तियों को भूतलक्षी विधि के दुष्प्रभाव से बचाया गया है। क्लियर है बच्चों? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के प्रभाव से बचाया गया है, रेट्रोएक्टिव लॉ के प्रभाव से बचाया गया है। ठीक है बच्चों, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज जो होते हैं उनको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज भी बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आर्टिकल 20 के अंतर्गत एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को प्रतिबंधित किया गया है। वे ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते आपराधिक मामलों में, लेकिन सिविल मामलों में और कर संबंधी मामलों में बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि प्रतिबंधित है आर्टिकल 20 के अंतर्गत, लेकिन सिविल मामलों में भूतलक्षी विधि बनाई जाती है, लागू की जाती है, संवैधानिक है। और कर संबंधी मामलों में भी भूतलक्षी विधि बनाई जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है, वो संवैधानिक भी है। क्लियर है बच्चों? तो यहां महत्वपूर्ण बात हो रही है कि ये क्रिमिनल मैटर्स की बात हो रही है, क्रिमिनल मैटर्स की बात हो रही है। ठीक है बच्चों,
अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 में जो दूसरा प्रावधान है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित करने का प्रतिषेध है, प्रतिबंध है। ये बात भी बड़ी लॉजिकल सी, रीजनेबल सी और जस्ट बात है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जानी चाहिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है बच्चों, तो ये भी फंडामेंटल राइट है कि 2 बार सजा ना मिले एक अपराध के लिए, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल जियोपैरिडी। डबल जियोपैरिडी, तो यहां पे क्या है कि डबल जियोपैरिडी को नो बोला गया है, नो डबल जियोपैरिडी। ठीक है बच्चों, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित करने का प्रतिषेध किया गया है। तीसरा जो प्रावधान है आर्टिकल 20 के अंतर्गत, उसको देख लेते हैं। वो कहता है कि स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसके खुद के विरुद्ध एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों, और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नो सेल्फ इंक्रीमेशन। सेल्फ इंक्रीमेशन, नो सेल्फ इंक्रीमेशन, अपने विरुद्ध एविडेंस देने को बोलते हैं सेल्फ इंक्रीमेशन, मतलब खुद को ही अपने द्वारा किए गए अपराध में फंसा लेना। तो सेल्फ इंक्रीमेशन को जो है प्रतिबंधित किया गया है। स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध जो है संरक्षण दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। क्लियर है बच्चों? इंग्लिश भी आप लोग याद रखना और पढ़ा कीजिए इंग्लिश भी। ये टर्म्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश वर्जन जो है वो देखना लाभकारी होता है बच्चों, जरूरी हो जाता है। तो नो सेल्फ इंक्रीमेशन, नो डबल जियोपैरिडी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ये आपको जरूर देखना चाहिए इंग्लिश इस लेवल पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 जो है उसका प्रावधान 1 क्या कह रहा है, एक बार और एडिशनल जानकारी उसमें ले लेते हैं। वैसे ये बात मैंने आपको बता चुका हूं कि यह जो सीमा है, यानी कि भूतलक्षी विधि नहीं बनाई जा सकती, भूतलक्षी विधि नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू हो। तो यह जो बात है ये आपराधिक विधियों के मामले में ही है, यह सिविल विधियों के मामले में नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, ये क्रिमिनल मैटर्स में लागू है, क्रिमिनल मैटर्स। आर्टिकल 20 का जो प्रावधान 1 है, यानी कि भूतलक्षी कानून नहीं बनाया जा सकता, ये सीमा जो है ये आपराधिक विधियों पर लागू है, सिविल विधियों या कर संबंधी विधियों पर ये लागू नहीं होती। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? इसके अलावा यह जो अधिकार है ये निवारक गिरफ्तारी के केस में भी लागू नहीं होता। यह जो अधिकार है आर्टिकल 20 के प्रोविजन 1 के अंतर्गत, यह अधिकार निवारक गिरफ्तारी में भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में यह लागू नहीं होता। ठीक है बच्चों, भूतलक्षी विधि के संबंध में जो लिमिटेशन है विधायिकाओं के ऊपर, वो
निवारक गिरफ्तारी के केस में लागू नहीं होती, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आर्टिकल 20 और उसके अंतर्गत जो पहला प्रावधान है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो प्रोविजन है, प्रोविजन नंबर 3, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, एडिशनल जानकारी। यानी नो सेल्फ इंक्रीमेशन, नो सेल्फ इंक्रीमेशन, किसी व्यक्ति को उसके खुद के विरुद्ध एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, यही तो बात है ना आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो यहां पे जो एविडेंस की बात हो रही है उसमें दोनों तरह के एविडेंस शामिल हैं, यानी कि मौखिक एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, यानी कि ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस के लिए भी बाध्यकारी नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी जो संरक्षण, जो अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को, विदेशियों को भी और कानूनी व्यक्तियों को भी आर्टिकल 20 के अंतर्गत और उसके प्रावधान 3 के अंतर्गत, उसमें मौखिक साक्ष्य भी नहीं देना है और प्रलेखीय साक्ष्य भी नहीं देना है। यानी कि ओरल एविडेंस देने के लिए भी बाध्य नहीं है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए भी बाध्य नहीं है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? बच्चों निवारक गिरफ्तारी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आप प्रिवेंटिव शब्द को समझिए, ये बना है प्रिवेंट से। प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकथाम, कोई ऐसी घटना जो घटने वाली है उसकी रोकथाम, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। ठीक है बच्चों, निवारण, तो इससे बना है निवारक गिरफ्तारी। निवारक गिरफ्तारी ऐसे केसेस में होती है जब अथॉरिटीज को लगता है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने वाला है जिससे कोई कानून टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो अथॉरिटीज नहीं चाहती कि कानून टूटे, तो उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया जाता है ताकि कुछ समय उसको हिरासत में रखा जाए और इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति के द्वारा कानून तोड़ने संबंधी जो गतिविधि होने वाली थी, जिसकी संभावना थी, जिसकी सूचना थी, वो होने से बच जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा जो अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक गिरफ्तारी, ताकि कोई ऐसी गतिविधि जो होने वाली थी जिससे कोई कानून टूटने वाला था उसको होने से रोका जा सके, उसका निवारण किया जा सके, उसका रोकथाम किया जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए अस्थायी रूप से डिटेन कर लिया जाता है, इसका अधिकार होता है प्रशासन को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 के अंतर्गत सेल्फ इंक्रीमेशन के अगेंस्ट जो अधिकार है, मौलिक अधिकार नागरिकों को और विदेशियों को, उसके अंतर्गत ओरल एविडेंस भी नहीं देना है, बाध्यता नहीं है, और न ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की बाध्यता है। ये दोनों बात समझ गए आप? इसके अलावा क्या बाध्यता है? बाध्यता यह है कि भौतिक वस्तुएं अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होंगी। ठीक है बच्चों, यानी कि मटेरियल थिंग्स जो यूज हुई हैं क्राइम में वो प्रोड्यूस करनी होंगी, उनको अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा अंगूठे का निशान देना होगा, अंगूठे का निशान देना होगा, हस्ताक्षर का सैंपल देना होगा और रक्त जांच का सैंपल देना होगा, ये अनिवार्य है। क्लियर है बच्चों? और ये जो अधिकार है ये हम बात कर ही चुके हैं कि ये आपराधिक मामलों में ही है। ये जो मौलिक अधिकार है ये केवल आपराधिक मामलों से संबंधित है, सिविल मामलों से संबंधित नहीं है ये मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो अधिकार है प्रोविजन 3 में, यह अधिकार केवल आपराधिक मामलों में है, सिविल मामलों में नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21
हमारे संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकलों में से एक है, एक ऐसा आर्टिकल जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने काफी लिबरली इंटरप्रेट करके काफी विस्तार दे दिया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरफ्तार जिसको किया जाता है उसके काफी अधिकार होते हैं, यहां तक कि कैदियों के भी अधिकार होते हैं, सजा याफ्ता मुलजिमों के भी अधिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 21 पढ़ते हैं फिलहाल। आर्टिकल 21, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दिया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बात महत्वपूर्ण है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 21 क्या कहता है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण यानी उसकी लाइफ से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी कि उसकी फिजिकल लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है, लेकिन कैसे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये जो टर्म है ये आई है जापान के संविधान से, जापान के संविधान से प्रेरित है ये। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ काफी अच्छे से समझेंगे। अभी देखते हैं कि आर्टिकल 21 किसको प्राप्त है। ये नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कि सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है बच्चों, वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त होता है। बच्चों, केसेस को दो भागों में बांटा जाता है, आपराधिक मामले और सिविल मामले, यानी क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स। इनके बीच में काफी डिफरेंस होता है। सिविल मैटर्स जो होते हैं वो दो पार्टियों के, दो व्यक्तियों के बीच जो है डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स को जो है सिविल कोर्ट्स के माध्यम से सुलझाया जाता है और एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को कुछ हर्जाना या कंपनसेशन दिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। आपराधिक मामलों में जो गतिविधियां होती हैं जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, ये जो हैं ये सभी अपराध हैं जो राज्य के विरुद्ध अपराध हैं और समाज के विरुद्ध अपराध हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई होती है। सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है और उसके बाद न्यायालय में केस चलने के बाद दंड दिया जाता है। यानी यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दिया जाता, यहाँ पे दंड दिया जाता है, जेल की सजा होती है या तो फाइन इंपोज किया जाता है। ठीक है बच्चों, सिविल मामलों में पुलिस की भूमिका नहीं होती, वहां पे डायरेक्ट जो है कोर्ट में मामला फाइल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सिविल मामले ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, आपराधिक मामलों को ज्यादा गंभीर माना जाता है। तो कई सारे डिफरेंस हैं सिविल मैटर्स में। सिविल मैटर्स में आ जाएंगे जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। ठीक है बच्चों, इसी तरह के अन्य मामले, कॉरपोरेट मामले, कंपनीज के मामले, ये सभी मामले सिविल मैटर्स हैं। और आपराधिक मामलों में आता है क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जैसे कि मर्डर। ठीक है बच्चों, क्रिमिनल मामलों में केस फाइल किया जाता है राज्य के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम,
विक्टिम के बिहाफ पे केस फाइल किया जाता है राज्य के द्वारा। ठीक है बच्चों, इंडियन हाफ एन आवर। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है, काफी सारे डिफरेंस है क्रिमिनल मैटर्स में और सिविल मैटर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हुई है आर्टिकल 21 के केस में विशेष रूप से, कि न्यायपालिका ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है, ये बात आप जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना यानी कि संविधान की व्याख्या करना। ठीक है बच्चों, जमीनी विवाद सिविल में आएगा बिल्कुल, लेकिन जमीनी विवाद पर अगर चल जाएं गोलियां तो फिर वो क्रिमिनल मैटर्स में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका में संविधान की व्याख्या करने की प्रक्रिया में इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का दायरा जो है काफी बढ़ा दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझने वाले हैं, इसलिए आप इस बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है बच्चों, न्यायपालिका ने यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, उनके पास जो अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत इस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत अधिकार जो है यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके दायरे को काफी विस्तृत कर दिया है, काफी फैला दिया है। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद इसकी व्याख्या कर करके अलग अलग मामलों में समय समय पर न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 का दायरा, इसका स्कोप जो है वो काफी बढ़ा दिया है, काफी उसको विस्तार दे दिया है। और कितना विस्तार दे दिया है वो आज हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ गए, जुडिशियरी को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करे, समझाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द का, इस सेंटेंस का या इस अनुच्छेद का वास्तविक अर्थ क्या है, ये एक्सप्लेन करने का अधिकार जुडिशरी का है। ठीक है बच्चों, तो जुडिशरी ने काफी अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है आर्टिकल 21 के स्कोप यानी उसके दायरे को बढ़ाने में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि समय समय पर न्यायालय का दृष्टिकोण बदलता रहता है। आप जानते होंगे कि हाई कोर्ट के फैसले जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट उनको बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को भी बदल सकती है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जब संविधान लागू हुआ लगभग उसी समय यानी 1950 में इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 21 को लेकर भारत के उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण क्या था। ठीक है बच्चों, ये एक मामला था ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ये मामला पहुंचा भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1950 में, और यहाँ पे प्रश्न उठा कि आर्टिकल 21 का अर्थ क्या है, आर्टिकल 21 का अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, तो क्या दृष्टिकोण रहा सुप्रीम कोर्ट का वो देख लेते हैं। उस समय 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस समय आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या की यानी नैरोली डिफाइन किया, इसको नैरोली डिफाइन किया, संकीर्ण व्याख्या की, नैरोली डिफाइन किया इसको। ठीक है बच्चों, किस आधार पर किया, उसी शब्द के आधार पर किया जो संविधान में लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का अर्थ है कि कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा, केवल कार्यपालिका, विधायिका नहीं, केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा। ठीक है बच्चों,
क्योंकि आप समझिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी को प्राणों से और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि चाहे कैसी भी हो, विधायिका ने अगर विधि बना दी तो उसमें जो प्रक्रिया लिख दी उस प्रक्रिया का पालन सिर्फ करना है कार्यपालिका को। वो प्रक्रिया चाहे अनरीजनेबल हो, चाहे अनजस्ट हो, चाहे वो आर्बिट्रेरी हो, मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1950 की बात हो रही है। तो ये जो बात है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो फ्रेज है, इसका अर्थ है कार्यपालिका के मनमानेपन से सुरक्षा। सिर्फ कार्यपालिका के, विधायिका के मनमानेपन से ये बात प्रोटेक्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यही बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्लियर, और जो है सुरक्षा जो ये देता है नागरिकों को ये आर्टिकल, ये केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध देता है। विधायिका की मनमानी के विरुद्ध ये आर्टिकल सुरक्षा नहीं देता। ये बात कही गई 1950 में, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या की, नैरो। जो शब्द संविधान में लिखे गए थे लगभग उसी बात को दोहरा दिया गया। ठीक है बच्चों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस टर्म या इस फ्रेज के आधार पर व्याख्या करी और कहा कि सुरक्षा जो देता है आर्टिकल 21 नागरिकों को, उनके प्राणों को, उनकी दैहिक स्वतंत्रता को, वो केवल जो है कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से देता है, केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से, विधायिका की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा नहीं देता। ठीक है बच्चों, यानी कि विधि जो है वो कैसी भी हो, चाहे वो तर्कसंगत अगर नहीं भी है तो भी चलेगी, न्यायपूर्ण अगर नहीं है तो भी चलेगी। मैटर सिर्फ ये करता है कि विधि में जो प्रक्रिया लिखी गई है उसका पालन होना है, बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या किया न्यायालय ने, दैहिक स्वतंत्रता यानी कि फिजिकल लिबर्टी की भी संकीर्ण व्याख्या की। कि फिजिकल लिबर्टी का मतलब है कि सर्वाइवल, सिंपल एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चों, फिजिकल लिबर्टी की भी संकीर्ण व्याख्या की, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता की संकीर्ण व्याख्या की। तो ये स्थिति थी 1950 में। ठीक है बच्चों, यानी कि लगभग वही बात जो संविधान में लिखी गई थी उसी को भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुष्ट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। क्लियर है? लेकिन ये दृष्टिकोण फिर बदला 1978 में। एक दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को पलटा, उसको बदला, उसको ओवररूल किया। ठीक है बच्चों, वो जो मामला था वो था 1978 का, 1978 का मामला था। ठीक है बच्चों, और मामला कौन सा था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पे कोर्ट क्या कर रही है, अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की वृहद व्याख्या की, यानी कि नैरो डेफिनेशन नहीं दी, अब की बार एक्सपेंड कर दिया डेफिनेशन को। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है दोनों मामलों में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 की वृहद व्याख्या की गई, यानी उसके स्कोप को एक्सपेंड कर दिया। और क्या बात कही कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो भी तर्कसंगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विधि में कोई भी प्रक्रिया स्थापित कर दी गई और उसका पालन कर लिया जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो तर्कसंगत होनी चाहिए, वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की शर्त जो है वो काफी नहीं है। विधि में जो प्रक्रिया है उसके भी कुछ पैरामीटर हैं जिनका पालन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो तर्कसंगत होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए और मनमानी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और यह जो प्रक्रिया है यह प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, इसका भी वही अर्थ है कि फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तर्कसंगत, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, आर्बिट्रेरी ना हो, जस्ट हो। क्लियर है बच्चों। और यहां पे जो ये बात कही गई, तो कुल मिलाकर व्यावहारिक रूप से संविधान में लिखे गए शब्दों को बदले बिना भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि अमेरिका का एक सिद्धांत है, अमेरिका के संविधान का, और जिसको कहा जाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको लागू कर दिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसको भारत में लागू कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की पावर के माध्यम से, यानी कि संविधान की व्याख्या करने की अपनी शक्ति के माध्यम से। भारत के संविधान में जो बात लिखी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसमें कुछ कंडीशन जोड़ दी गई और व्यावहारिक रूप से भारत में एक अमेरिकी सिद्धांत को लागू कर दिया अपने निर्णय के माध्यम से। और वो जो सिद्धांत है वो है विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है बच्चों, इसको लागू कर दिया गया। और ये कब लागू हुआ? ये 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बने रहेंगे। अभी कई सारी स्लाइड बची हुई हैं। आर्टिकल 21 हम कर रहे हैं, भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकलों में से एक है। इसको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं थकना है, नहीं रुकना है। ठीक है बच्चों, फोकस बनाए रखना है। इस पे काफी प्रश्न आते हैं। सागर, शिवांगी, अंकित, अनु, सूरज सभी फोकस करेंगे बच्चों, बने रहेंगे अभी। यानी कि न्यायपालिका ने अमेरिकी सिद्धांत विधि की सम्यक प्रक्रिया को लागू कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर है बच्चों। और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण नहीं देता, ये कार्यपालिका की कार्रवाई और विधायिका की कार्रवाई, दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देता है। यानी ये जो फैसला है ये नागरिकों के हित में आया, नागरिकों के अधिकार को बल दिया गया, नागरिकों के अधिकार को व्यापक बना दिया गया, उसको डीप बना दिया गया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और डिटेल देख लेते हैं कि ये जो फैसला आया 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में, इसमें क्या किया गया? इसमें बात की गई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात जब भी होगी, यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात, तो सुरक्षा जो मिलेगी नागरिकों को, उनके प्राणों को और उनकी दैहिक स्वतंत्रता को जो सुरक्षा मिलेगी, वो केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के नहीं से ही नहीं मिलेगी, बल्कि विधायिका की मनमानी कार्रवाई से भी मिलेगी। क्लियर है बच्चों, सुरक्षा केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से ही नहीं, बल्कि विधायिका की मनमानी कार्रवाई से भी प्रोटेक्शन मिली। ठीक है बच्चों, यहां ये बात आ गई, विधायिका की मनमानी कार्रवाई से भी सुरक्षा मिली। अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस फैसले के बाद, इस फैसले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के फैसले जो 1978 में आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसके अंतर्गत। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात आपको? और अब जो है जीवन का अधिकार, जो शब्द यूज किए गए हैं आर्टिकल 21 में, उनको भी एक्सपेंड कर दिया, उसका अर्थ भी एक्सपेंड कर दिया। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने बोला कि जीवन के अधिकार का अर्थ है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। यानी जानवर की तरह जीने का अर्थ नहीं है,
या फिर सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीने का अर्थ नहीं है। ठीक है बच्चों, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीने का अर्थ नहीं है और सिर्फ जानवर के रूप में जीने का अर्थ नहीं है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार दिया गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका अर्थ है राइट टू लिव, जियो, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ। ठीक है बच्चों, और इसी ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने की बात जब की गई तो फिर कई सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 में शामिल कर लिया गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद एडिशनल काम जो किया गया वो किया गया कि अब दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी, उसकी एक वाइड डेफिनेशन दी गई। उसको कहा गया कि ये एक वृहद संकल्पना है जिसमें अनेकों विभिन्न प्रकार के अधिकार जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि पर्सनल लिबर्टी की जो बात है, फिजिकल लिबर्टी की जो बात है, उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया, उसको भी वाइड कर दिया। राइट टू लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी, राइट टू लाइफ को भी एक्सपेंड कर दिया परिभाषित करने के चक्कर में, और जो है फिजिकल लिबर्टी को भी एक्सपेंड कर दिया उच्चतम न्यायालय ने जब उसने इनको व्याख्यायित किया, इंटरप्रेट किया। ठीक है बच्चों, और ये सब हुआ आर्टिकल 21 के केस में 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ऐसा किया। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, उनका कंपैरिजन आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या परिवर्तन किया? संविधान में जो शब्द लिखे हुए थे वो क्या है? संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं या फ्रेज लिखा हुआ है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, जबकि न्यायालय ने जो 1978 में व्याख्या करी उसमें क्या कहा गया? न्यायालय द्वारा जो व्याख्या की गई 1978 में मेनका गांधी केस में, उसमें कह दिया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मात्र से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में जो चीज है संविधान में उसका अर्थ है विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों, यानी संविधान में जो शब्द हैं उनको व्याख्यायित किया गया इसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा 1978 में, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो बात है उसको रिप्लेस कर दिया गया एक तरह से, या उसकी परिभाषा जो है बढ़ा दी गई, एक्सपेंड कर दी गई और उसे कर दिया गया विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कॉन्सेप्ट है ये आया है आपका जापान से, जापान से प्रेरित है, और विधि की सम्यक प्रक्रिया है यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्लियर है बच्चों? एक और डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो है केवल कार्यपालिका, केवल कार्यपालिका की कार्रवाई से, मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। कौन? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। यानी विधि की जो सम्यक प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा वाइड है। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा वाइड है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि विधि में जो प्रक्रिया लिख दी गई कार्यपालिका को उसका पालन करना है। ठीक है बच्चों, प्रक्रिया चाहे कैसी भी लिख दी जाए, चाहे वो अनरीजनेबल हो, इलॉजिकल हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो बात है ये सिर्फ कार्यपालिका के मनमानेपन से बचाती है नागरिकों को। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब विधि में जो प्रक्रिया है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्यक मतलब वो तर्कसंगत भी हो, वो न्यायपूर्ण भी हो और वो मनमानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट है विधि की सम्यक प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, और भारत की न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करते समय
1978 में मेनका गांधी मामले में विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ तो हो लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, ठीक है बच्चों, इसको इंप्लीमेंट कर दिया और इसके माध्यम से फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा मिली भारत के नागरिकों को, नागरिकों के अधिकार को, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी, ठीक है बच्चों। विधि की सम्यक प्रक्रिया को बोला जाएगा इंग्लिश में बच्चों, मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखा था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, DUE, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको हिंदी में बोलेंगे विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है ना बच्चों। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, इसको इंग्लिश में बोला गया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। बच्चों आप बुक में से भी पढ़ना, क्लास आप देख ही रहे हो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है आर्टिकल 21, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की डिमांड करता है, एक से ज़्यादा बार आपको पढ़ना होगा, बुक में से भी पढ़िएगा और जो PDF आपको मिलेगी क्लास के बाद उसमें से भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है और इनका व्यवहारिक रूप क्या है, ठीक है बच्चों। ये दोनों का अंतर है, बिल्कुल क्लियर है स्लाइड में आपको। और इंग्लिश में जो लिखा गया है वो ध्यान से पढ़िएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लिश में पढ़िएगा यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है बच्चों। और विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों का अंतर आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बहुत अच्छे से कई स्लाइड में क्लियर किया है ये, और अभी भी कई स्लाइड हैं आर्टिकल 21 की, ठीक है बच्चों, तो साथ बने रहिए, समझ जाओगे। अब आर्टिकल जो 21 है हमारा, इसकी न्यायिक व्याख्या यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो की अलग अलग मामलों में उच्चतम न्यायालय ने, तो कई सारे अधिकारों के बारे में ये कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेनका गांधी केस 1978 में ही आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया, वहां से तो इसको एक्सपेंड करने की शुरुआत हुई, ठीक है बच्चों। मेनका गांधी केस 1971 से तो आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ने या दायरा फैलने की शुरुआत हुई न्यायिक व्याख्या के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई, न्यायिक व्याख्या होती रही आर्टिकल 21 की अलग अलग मामलों में, और अलग अलग अधिकारों को शामिल किया जाता रहा आर्टिकल 21 में। तो कुछ मामले और कुछ अधिकार मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस स्लाइड में, लेकिन आपकी जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसमें लंबी सूची दी गई है ऐसे अधिकारों की जो न्यायालय के अनुसार आर्टिकल 21 का भाग है, ठीक है बच्चों। जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू रेप्यूटेशन है, राइट टू शेल्टर है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है बच्चों। तो न्यायिक मामला कौन सा है ये देखते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर ये देखते हैं कि इस न्यायिक मामले में आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार शामिल किया गया, ठीक है बच्चों। कौन सा अधिकार है जो आर्टिकल 21 में शामिल बताया गया न्यायालय के द्वारा, और किस मामले में ये फैसला आया, इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। इसकी विस्तृत सूची आपको मिल जाएगी एम लक्ष्मीकांत बुक में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सतवंत सिंह साहनी मामला, ये 1967 का मामला था। इसमें निकल के आई बात कि विदेश यात्रा का अधिकार जो है, विदेश यात्रा का जो अधिकार है
वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। सतवंत सिंह सहानी मामले में कहा ये बात। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला मामला देख लेते हैं, शीला बारसे मामला 1983। इसमें कहा गया कि हिरासत में प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। हिरासत में प्रताड़ना देना जो है वो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्लियर है बच्चों? शीला बारसे मामले में हिरासत में प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। हुसैन आरा खातून मामला 1979, इसमें कहा गया कि स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार है, यानी तीव्र गति से ट्रायल चले, सुनवाई चले, त्वरित सुनवाई का अधिकार हिंदी में बोलेंगे इसको राइट टू स्पीडी ट्रायल। राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी स्पीडी ट्रायल का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार। इसको जो है हुसैन आरा खातून मामले में न्यायालय ने कहा कि यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एम.एच. होस्कोट मामले में 1978 में कहा गया कि फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड, उसका अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? उसके बाद के.एस. पुट्टा स्वामी मामला है 2017 का। इसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह लंबी सूची है अधिकारों की जिनको न्यायालय ने कहा है कि वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं, और अलग अलग न्यायिक निर्णयों में इन अधिकारों को आर्टिकल 21 में शामिल बताया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये सब जानकारी जो है आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है, इसको कंठस्थ करके चलना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 आपका समाप्त हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। अब आर्टिकल 21A देख लेते हैं शॉर्ट में, जल्दी ही, और उसके बाद आप सभी जो है डिनर कर पाएंगे, और मैं भी डिनर करूंगा, मैंने अभी डिनर नहीं किया आज बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 21A ये देख लेते हैं। ये आर्टिकल जो है ये मूल संविधान का भाग नहीं था, मूल संविधान में ये शामिल नहीं था। इसको शामिल किया गया था किस वर्ष और किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप लोग मुझे बताएंगे, नहीं तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 21A क्या कहता है ये देख लेते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। राज्य का ये दायित्व है, स्टेट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक दायित्व, कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है स्टेट का कि वो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, यानी कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराएगा। ठीक है बच्चों, 2-3 स्लाइड और हैं आर्टिकल 21A को फिनिश करके फिर आप जो है रेस्ट कर पाएंगे। रिंका जी ने बताया कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, प्रीतिपाल 86वां संशोधन 2002, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सुवानी सिंह वेरी गुड, वेरी गुड। शिवम जी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब एक बार फोकस कर लेते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल 21A पर फोकस करते हैं बच्चे जल्दी से। राज्य का ये ओब्लिगेशन है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे जो है इस आर्टिकल के माध्यम से केवल प्राथमिक शिक्षा
यानी एलिमेंट्री एजुकेशन को ही मौलिक अधिकार बनाया गया है। केवल प्राथमिक शिक्षा को ही मौलिक अधिकार बनाया गया है, उच्च शिक्षा को या व्यावसायिक शिक्षा को नहीं। ये बात क्लियर है बच्चों? उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन या कहें कि प्रोफेशनल एजुकेशन को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। आर्टिकल 21A के अंतर्गत केवल प्राथमिक शिक्षा को ही फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ठीक है बच्चों, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, जब ये आर्टिकल 21A भारत के संविधान में नहीं जुड़ा था, उसका हिस्सा नहीं था, उस समय भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में भारत के संविधान में प्रावधान थे। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 45 में क्या था? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं था, ये राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का भाग था। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 आप जानते हो कि ये भारत के संविधान के भाग 4 में आता है, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में ये आता है। क्लियर है बच्चों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आता है। तो इस आर्टिकल में वर्ष 2002 से पहले 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले जो बात लिखी हुई थी वो यही थी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन बात है कि ये प्रावधान था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में नहीं था। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी न्यायालय में जाकर उनको लागू नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं, उनको लागू कराने के लिए न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि वर्ष 2002 से पहले आर्टिकल 45 में जो बात थी, बात तो वो यही थी, लेकिन उसका वजन कम था। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है 2002 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया, तो अब प्राथमिक शिक्षा जो है वो बन गई फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। क्लियर है बच्चों? यानी उसका वेटेज बढ़ गया संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि ये जो 86वां संशोधन अधिनियम लाया गया था, काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है, 86 संशोधन अधिनियम वर्ष 2002। बस 5 मिनट और। ठीक है बच्चों, 86वां संशोधन अधिनियम जो लाया गया 2002 में, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एक तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 21A जोड़ा गया मौलिक अधिकारों वाले भाग में, मौलिक अधिकारों वाले भाग में यह अनुच्छेद जोड़ दिया गया, यानी कि आर्टिकल 21A मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा आर्टिकल 45 में जो बात थी उसमें परिवर्तन किया गया, आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया और अब यहाँ पे बात लिख दी गई कि राज्य का ये दायित्व है कि वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है उपलब्ध कराए। ठीक है बच्चों, आयु वर्ग महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21A में जो आयु वर्ग है वो है 6 से 14 वर्ष। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 45 में जो संशोधन परिवर्तन किया गया उसके बाद की स्थिति ये है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शुरुआती देखभाल यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा एजुकेशन उपलब्ध कराएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का जो भाग है और एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, यानी अनुच्छेद 51 में भी कुछ ऐड किया गया, एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया।
उसमें कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनका मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी माता पिता और गार्जियंस जो हैं बच्चों के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, आर्टिकल 51A के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और राज्य का ये दायित्व है कि वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बात मिलके जो है काफी पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करती हैं कि मौलिक कर्तव्य भी बना दिया किसी के लिए और किसी के लिए बना दिया मौलिक अधिकार। बच्चे का मौलिक अधिकार और माता पिता और गार्जियन का मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चों, और राज्य का संवैधानिक दायित्व, ये सभी काम कर दिए गए। और इसी अधिकार को लागू करने के लिए यानी 86वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया बच्चों को, उसको लागू करने के लिए सरकार ने अधिनियम पारित किया वर्ष 2009 में, और इसके अंतर्गत ये एक्ट बनाया गया भारत की संसद के द्वारा। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट दिया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार, उसको लागू करने के लिए भारत सरकार ने भारत की संसद के माध्यम से एक अधिनियम पारित किया जिसको कहा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और इसके माध्यम से निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान जो हैं वो लागू कर दिए गए। ठीक है बच्चों, बच्चे का मौलिक अधिकार, माता पिता और गार्जियन का मौलिक कर्तव्य और राज्य का संवैधानिक दायित्व, ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही कार्य कर दिए गए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2002 के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ आखिरी स्लाइड आ गई है। ठीक है, ठीक है बच्चों, शिक्षा का अधिकार के बारे में बेसिक सी बात जान लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार को लेकर भारत का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका दृष्टिकोण कैसे बदला, कैसे परिवर्तित हुआ। ठीक है बच्चों, 1 मिनट और लगेगी, इसको देख लेते हैं। वर्ष 1992 में एक मामला आया था उच्चतम न्यायालय में जिसको कहा गया था मोहिनी जैन मामला, मोहिनी जैन मामला। ठीक है बच्चों, इस मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्तर की शिक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। देखिए कितनी बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी स्तर की शिक्षा मौलिक अधिकार है और इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन भी शामिल है, जैसे कि इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना, मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त करना, या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। ठीक है बच्चों, तो ये बात कही गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा मोहिनी जैन मामले में 1992 में कि किसी भी स्तर की शिक्षा मौलिक अधिकार है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। लेकिन फिर अगले साल एक मामला आया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उन्नी कृष्णन मामला, उन्नी कृष्णन मामला। इस मामले में थोड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपनाया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडियन स्टेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिनेंशियल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, कि वो व्यावसायिक शिक्षा तक को भी मौलिक अधिकार के रूप में अवेलेबल कराए नागरिकों को। ठीक है बच्चों, तो इंडियन स्टेट की फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक लिमिटेशन को समझते हुए
उन्नी कृष्णन मामले में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो है उसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है बच्चों, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यानी कि अब जो है शिक्षा के अधिकार को प्राथमिक शिक्षा तक सीमित कर दिया उच्चतम न्यायालय ने, जबकि उसके ठीक एक वर्ष पहले मोहिनी जैन मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी स्तर की शिक्षा मौलिक अधिकार है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इंडियन स्टेट की फिनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन यानी सीमाओं को समझते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए कहा गया कि केवल प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर अपने विचारों को बदलता रहता है, अनेकों बार अपनी कही गई बात में वो सुधार करता है, उसको पलट देता है, बदल देता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास काफी लंबी रही। बच्चों सिविल सेवक आप बनने जा रहे हो तो क्लासेस तो थोड़ी लंबी होंगी, आपका सिलेबस जो है काफी ज्यादा है और हम बहुत ही आराम से तसल्ली से पढ़ते हुए चलते हैं। कोई भी टॉपिक मैं जो है मिस नहीं करता हूँ आपकी बुक का, एम लक्ष्मीकांत बुक का। इसके अलावा थोड़ी बहुत एडिशनल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। तो आप जो है थोड़ा सा अपना स्टेमिना जो है वो बढ़ाइए। आप यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स हैं, एकदम शेर शेरनी बोल सकता हूँ मैं आज, कुछ शिक्षकों की तरह जो बोला करते हैं बच्चों को शेर शेरनी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी शेर और शेरनियां हैं, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है और जो है लगातार मेहनत करते रहना है, मेरे साथ बने रहना है, मेरा हौसला भी बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आप आज की क्लास समाप्त घोषित करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। और आप जो है ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और पीडीएफ को डाउनलोड करके रखिएगा। ये स्लाइड्स जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आप इनके माध्यम से समझोगे, याद रख पाओगे और एग्जाम में निकाल पाओगे अपनी नॉलेज को, नॉलेज के उसी हिस्से को जिसकी डिमांड होगी, उस प्रश्न की जिसका उत्तर आप देने जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके विश्राम का समय होता है। आप सभी को शुभकामनाएं, मेरी तरफ से आपको नमस्कार, गुड नाइट।